उठ जाओ अब, और कितनी देर सोना है। नौकरानी की चुभती हुई आवाज ने मुझे हकीकत की दुनिया में लाकर पटक दिया था। मैंने अपनी आंखें मसलते हुए उठने की कोशिश की। मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। ऐसी भी क्या मजबूरी है जो तुम इतना गंदा काम कर रही हो? भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। उसके शब्द मेरे सीने में खंजर की तरह लगे थे। गंदा काम? कैसा गंदा काम? मैं तड़प उठी। मैं तो सिर्फ एक बच्चे की जान बचा रही हूँ। नौकरानी ने मुझे नफरत भरी नजरों से देखा। जान बचाई है या अपनी जवानी का सौदा किया है? तुम्हारा चेहरा जहरीला लगता है। मुझे नहीं पता कि तुम हर रोज दूध पिलाते हुए बेहोश क्यों हो जाती हो, लेकिन याद रखना, इस हवेली के राज जब खुलते हैं तो सिर्फ राख ही गिरती है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं कौन से नरक में फंस गई थी। मेरा नाम पायल है। आज मैं जिस मुकाम पर खड़ी हूँ, यहाँ तक पहुँचने की कहानी आंसुओं और मजबूरी से लिखी गई है। एक ऐसी मजबूरी जिसने मुझे उस दहलीज पर लाकर खड़ा किया था जहाँ इज्जत और बेइज्जती में कोई फर्क नहीं रहता। मैं एक गरीब घर से आई थी। हम 3 बहनें थीं और तीनों की शादियां अलग अलग खानदानों में हुई थी। मैं सबसे बड़ी थी। मेरा पति मेरा सब कुछ था। वो एक मजदूर था। वो सारा दिन मेहनत करता और रात को जब लौटता तो मेरे लिए मुस्कुराहट लाना नहीं भूलता। पायल, मैं बहुत थक गया हूँ, पर तुम्हारे हाथ की चाय पीकर सारी थकान उतर जाएगी। वो कहता तो मैं भागकर उसके लिए चाय बना लाती। शादी के 1 साल बाद भगवान ने हमारी गोद एक चांद से बेटे से भर दी। मैं अपनी जिंदगी में इतनी खुश थी कि लगता था दुनिया की सारी खुशियां मेरे पास हैं। कम खाकर भी हम भगवान का शुक्रिया अदा करते थे। लेकिन फिर मेरी जिंदगी की वो भयानक रात आ गई। मेरा पति मजदूरी करके वापस आ रहा था और फिर वो कभी वापस नहीं आया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। अभी उसके कफन का रंग भी धुंधला नहीं पड़ा था कि मेरे देवर और जेठानी ने मुझे घर से निकाल दिया। भाग जा यहाँ से, अब तेरा इस घर में क्या काम? हमारा भाई तो चला गया, अब हम तेरा और तेरे इस मनहूस बच्चे का बोझ नहीं उठा सकते। जेठानी ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे धक्का देते हुए कहा, भाभी, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं? मैं गिड़गिड़ाई। ये मेरे पति की निशानी है। जहां मर्जी जा, नरक में जा, ये घर अब हमारा है। उन्होंने दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। माँ बाप का घर बिक कर हम बहनों में पैसा पहले ही बट चुका था। बाकी 2 बहनें खुद अपने घर में परेशानियों से घिरी थीं। मैं उन पर बोझ नहीं बन सकती थी। मेरे पति के एक दूर के रिश्तेदार ने तरस खाकर मुझे अपने घर के एक कोने में कमरा दे दिया, लेकिन आखिर कब तक? खाने पीने तक के लिए कुछ नहीं था। मैंने घरों में सफाई का काम शुरू किया, मगर वहां की मालकिन एक दिन बोली, देखो जरा कामचोर औरत, अभी तो सफाई की थी, फिर ये मिट्टी कहाँ से आ गई? जरूर तूने ही फैलाई है। वो हर रोज मुझ पर नए इल्जाम लगाती। मजबूरन मुझे वो काम भी छोड़ना पड़ा। अब मैं काम की तलाश में सारा दिन भटकती। मेरा बेटा सिर्फ 1.5 साल का था। सर्दियां शुरू हो चुकी थीं और मेरे पास उसके लिए गर्म कपड़े भी नहीं थे। एक रात वो बुरी तरह कांपने लगा। उसका शरीर तप रहा था। उसे निमोनिया हो गया था। डॉक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, इसे इमरजेंसी में किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाओ, वरना ये बच्चा हाथ से निकल जाएगा। मैं उसे लेकर एक प्राइवेट अस्पताल भागी। भगवान के लिए मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर, इसका इलाज शुरू कर दीजिए। मैंने रिसेप्शन पर बैठी लड़की से विनती की। उसने मुझे नफरत से देखकर कहा, पहले फीस जमा करवाओ, फिर एडमिट किया जाएगा। यहाँ कोई दान नहीं बट रहा। मैं पागलों की तरह वापस अपनी जेठानी के घर गई। उनके आगे झोली फैला दी, मेरे बच्चे को बचा लो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगी। बस इसके इलाज के पैसे दे दो। हमें नहीं पता तू ये किसका बच्चा उठाकर लाई है। हम पर क्यों एहसान जताती है? जा यहाँ से। उन्होंने मुझे फिर बेइज्जत कर निकाल दिया। मैं बेबस सी सड़कों पर रो रही थी। मेरा बच्चा मेरी गोद में बेहोश हो रहा था। या भगवान, मेरे बच्चे के लिए कोई रास्ता निकाल दो। कहाँ जाऊं मैं? रो रो कर मेरी आंखें सूज गईं। तभी मुझे याद आया कि किसी ने बताया था बैंक में सफाई का काम खाली है। मैं अपने बीमार बच्चे को गोद में लेकर उम्मीद की आखिरी किरण लिए वहां पहुंची। हमने तो कल ही काम वाली रख ली है, और इस बीमार बच्चे को अंदर मत लाना, इसके कीटाणु फैल जाएंगे। गार्ड ने धक्का देते हुए कहा। मैं वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। रुको, 1 मिनट। एक भारी आवाज सुनाई दी।
मैंने सिर उठाया तो एक महंगा सूट पहने रौबदार आदमी मेरे सामने खड़ा था। उसकी नजरें मेरी गोद में पड़े मेरे बेजान बेटे पर थी। मैं तुम्हें नौकरी पर रख सकता हूँ, उसने कहा। मेरी आंखों में उम्मीद चमकी। साहब, मैं आपके घर की साफ सफाई सब कर दूंगी। बस मेरे बच्चे के इलाज के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। मैं आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगी। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी, फिर धीरे से बोला, मुझे घर के काम के लिए नहीं, अपने बेटे के लिए तुम्हारी जरूरत है। मैं उलझ गई। कैसी जरूरत साहब? उसने कहा, कुछ दिन पहले मेरी बीवी की मौत हो गई। मेरा बच्चा बहुत छोटा है। वो दूध का डिब्बा नहीं पीता और उसे हजम भी नहीं होता। डॉक्टर ने कहा है कि उसके लिए माँ का दूध बहुत जरूरी है। उसने मेरी गोद में पड़े मेरे बच्चे को देखा, फिर मुझसे पूछा, तुम्हारा बच्चा भी छोटा है? मैंने कांपते हुए कहा, जी, मेरा बेटा दूध पीता है। तो फिर तुम मेरे बेटे को दूध पिला दो। उसने ऐसे कहा जैसे कोई बड़ा सौदा तय कर रहा हो। मेरा काम हो जाएगा और मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज करवा दूंगा। उसने जैसे ही एक मोटा सा पर्स निकाला और बोला, तुम्हें अच्छी खासी रकम भी दूंगा। इस वक्त मेरा बेटा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। वो तकरीबन बेहोशी की हालत में था। मुझे उस वक्त उसकी आंखों में कोई हमदर्दी नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ एक जरूरतमंद की जिद थी। मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं तैयार हूँ। मेरी आवाज बड़ी मुश्किल से निकली। मैं आपके बच्चे को दूध पिलाऊंगी, लेकिन इससे पहले भगवान के लिए मेरे बच्चे को अस्पताल पहुंचा दीजिए। वो मर रहा है। सब ठीक है, उसने तुरंत कहा, जैसे कि उसे मेरी आंखों का यकीन हो। बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है। मैं उसके पीछे ऐसे भागी जैसे कोई गुलाम अपने आका के पीछे भागता है। हम एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचे, जहां से मुझे कुछ देर पहले बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। वही लड़की जो रिसेप्शन पर बैठी थी, इस शख्स को देखते ही खड़ी हो गई। हेलो रमन साहब, आप यहाँ? रमन साहब ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने जेब से एक कार्ड निकालकर टेबल पर रखा। इस बच्चे को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करो। शहर के सबसे बेहतरीन डॉक्टर को बुलाओ। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं ये अस्पताल खरीद कर आग लगा दूंगा। पूरा स्टाफ तुरंत हरकत में आ गया। मेरे बेटे को मुझसे ले लिया गया और डॉक्टरों की एक फौज उसके आसपास जमा हो गई। मैं वहीं फर्श पर गिरकर रोने लगी। रमन साहब ने मेरे कंधे पर हाथ नहीं रखा, ना ही तसल्ली दी। वो मेरे पास आए और ठंडे लहजे में बोले, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। मेरा बेटा, वो ठीक तो हो जाएगा ना? मैंने रोते हुए पूछा। उन्होंने मेरी बात काट दी। मेरा बेटा भूखा है, चलो। मैंने एक नज़र आईसीयू के बंद दरवाजे को देखा और आंसू पोंछती हुई उस आदमी के साथ चल पड़ी। उसका घर किसी महल से कम नहीं था, इतना बड़ा और बहुत ठंडा। एक नौकरानी, जिसका चेहरा भी उसके मालिक जैसा ही बिना किसी हाव भाव के था, मुझे सीधा एक कमरे में लेकर गई। कमरा बहुत खूबसूरती से सजा था, मगर उसमें एक अजीब सी उदासी थी। एक नन्हा सा बच्चा रेशमी बिस्तर पर लेटा रो रहा था। नौकरानी ने मेरी तरफ दूध का एक बड़ा गिलास बढ़ाया। पी लो। मैं कुछ कह पाती इससे पहले ही वो कड़क लहजे में बोली, ये साहब का आदेश है, तुम पियोगी तो बच्चे को भी ताकत मिलेगी। इसमें ताकत की दवा भी है। मेरे पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने गिलास एक ही सांस में पी लिया। दूध का स्वाद कुछ अजीब था, शायद दवा की वजह से। मैंने उसके बच्चे को गोद में उठाया। वो भूख से बेहाल था। मैंने उसे दूध पिलाना शुरू किया। बच्चा सुकून से आंखें बंद कर चुका था। मुझे अपने बेटे का ख्याल आया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। मेरा सर भारी हो रहा था और शरीर में अजीब सा दर्द था। मैं उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद की गहराई इतनी ज्यादा थी कि मैं वहीं बिस्तर पर ढह गई। फिर एक झटके से मेरी आंख खुल गई। घबराकर इधर उधर देखा तो मैं उसी कमरे में थी। रमन साहब का बच्चा आराम से सो रहा था। मुझे याद आया कि मैं यहाँ कितनी देर से हूँ। मेरा बेटा! मैं पागलों की तरह चिल्लाती हुई कमरे से बाहर भागी। भागते भागते अस्पताल पहुंची। मेरा बच्चा कैसा है? वो ठीक तो है? मैंने हड़बड़ाई हुई आवाज में नर्स से पूछा। नर्स मुस्कुराकर बोली, आप फिक्र ना करें, आपका बेटा खतरे से बाहर है। उसका बुखार खत्म हो गया है। रमन साहब खुद 2 बार फोन करके उसकी तबीयत पूछ चुके हैं। आप आराम से बैठ जाइए। मैं बेटे के सिर पर हाथ फेरती रही। वो सुकून से सो रहा था। मैं रमन साहब की शुक्रगुजार थी, जिनकी वजह से मेरे बच्चे की जान बची। शायद मैं थकावट की वजह से ही सो गई थी। मैंने खुद को तसल्ली दी कि इतने दिनों की भाग दौड़ थी और वो दूध भी ताकत का ही होगा।
मुझे क्या पता था कि ये कोई छोटा काम नहीं बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसकी कीमत मुझे अपनी आत्मा से चुकानी पड़ेगी। मेरे बेटे को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो बिल्कुल स्वस्थ था। मैं उसे गोद में लिए रमन साहब के आलीशान ऑफिस में पहुंची। साहब, आपका बहुत शुक्रिया, मैंने कहा। मेरे हाथ कांप रहे थे। आपने मेरे बेटे की जान बचा ली। मैं आपका एहसान। मुझे एहसान नहीं, अपना काम चाहिए, रमन साहब ने कुर्सी पर घूमते हुए कहा। उनकी नज़र इतनी ठंडी थी कि मैं कांप गई। मैं तुम्हारे बेटे के सारे खर्चे उठा रहा हूँ, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। मतलब? मैंने डरते हुए पूछा। मतलब ये कि जब तक मेरा बेटा तुम्हारा दूध पीता है, तुम इसी घर में रहोगी, उसने साफ साफ कहा। मेरे घर के पिछवाड़े में एक क्वार्टर है, वो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को दे दिया जाएगा। वहीं रहना और दिन में 3 बार मेरे बेटे को दूध पिलाने के लिए बंगले में आना। लेकिन साहब, मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो बोल पड़े। तुम्हें कोई और रास्ता दिख रहा है? बाहर की दुनिया में इस बच्चे के साथ तुम कहाँ जाओगी? यहाँ तुम्हें छत मिलेगी, खाना मिलेगा और मेरे बेटे के काम के बदले अच्छी सैलरी भी। उसके हर सवाल का उसके पास जवाब था और मेरे पास उसकी हर बात मानने के अलावा कोई और भी चारा नहीं। मैं अपने बेटे को लेकर उस बड़े घर के छोटे साफ सुथरे क्वार्टर में शिफ्ट हो गई। मेरी मजबूरी का नया कैद खाना। अब रोज मेरे दिन का एक ही काम था, वक्त पर बंगले पर जाना। वही नौकरानी शांति मुझे एक बड़ा गिलास दूध पकड़ा देती। पी लो। उसका लहजा हमेशा की तरह सपाट होता। इसकी क्या जरूरत है, मैं हर बार पूछती। ये साहब का हुक्म है। वो मेरी बात काट देती। तुम पियोगी तो बच्चे को अच्छी खुराक मिलेगी, इसमें महंगे विटामिन हैं। मैं खामोशी से गिलास पी जाती। दूध का स्वाद हर बार वही अजीब सा होता, लेकिन मैं सोचती शायद सच में ताकत का होगा। फिर मैं रमन साहब के बच्चे को गोद में लेकर बैठ जाती। मेरा अपना बेटा भी अब साथ ही रहता, वहीं खेलता या कालीन पर सो जाता। लेकिन हर बार जैसे ही मैं बच्चे को दूध पिलाना शुरू करती, मेरी आंखें झपकने लगती, सर घूमने लगता। मैं खुद को जागने पर मजबूर करती, लेकिन मुझ पर एक अजीब सी बेहोशी हावी हो जाती। हे भगवान, मुझे क्या हो रहा है? और फिर मैं वहीं कुर्सी या सोफे पर बच्चे को गोद में लेकर ही सो जाती। जब आँख खुलती तो कई घंटे गुजर चुके होते। रमन साहब का बच्चा अपने बिस्तर पर सो रहा होता और मेरा बेटा मेरे पास। होश आ गया तुम्हें? शांति मेरे सामने खड़ी घूर रही होती। मैं बस थक गई थी। थक गई थी या कोई और नशा करती हो? उसने ताने में कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं गुस्से से बोली। मतलब कुछ नहीं। साहब बस ये पूछ रहे थे कि बच्चे को दूध पिला दिया? हाँ, पिला दिया। तो जाओ यहाँ से, अपने क्वार्टर में जाकर सो जाओ। वो ऐसे बोलती जैसे मैं कोई नापसंद चीज हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। क्या मैं इतनी कमजोर हो गई थी कि एक गिलास दूध पीते ही बेसुध हो जाती हूँ? मैंने कई बार कोशिश की कि दूध ना पीऊं, मगर शांति मेरे सर पर खड़ी रहती जब तक मैं आखिरी घूंट तक ना पी लेती। आखिर इस दूध में ऐसा क्या है? मैंने एक दिन परेशान होकर शांति से पूछ लिया, मुझे ये पीते ही नींद क्यों आ जाती है? शांति ने एक लम्हे के लिए मुझे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में नफरत थी या शायद तरस, मैं समझ नहीं सकी। मुझे क्या पता, उसने बेरुखी से कहा। मैं तो बस हुक्म की गुलाम हूँ। और लड़की तुम भी वही करो जिसके लिए यहाँ आई हो। ज्यादा सवाल मत करो। वो मुड़ी और जाने से पहले धीरे से बोली, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी नींद कभी पूरी नहीं होती। उसकी ये बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। मैं कटती हुई उसके जाते हुए बोझिल कदमों को देखती रही। गुनाह? कैसा गुनाह? शांति के शब्द मेरे कानों में शीशे की तरह पिघल रहे थे। मैं अपने क्वार्टर में अपने बेटे के पास वापस आ गई थी, मगर मेरा दिल उसी आलीशान बंगले के उस ठंडे कमरे में ही अटका हुआ था। मेरा बेटा मासूमियत से सो रहा था। मैंने उसे सीने से भी लगा लिया। नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी गलत नहीं कर सकती। मगर मेरे अंदर डर का एक बीज बोया जा चुका था। दिन गुजरते गए और ये डर एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया। मेरा रूटीन वही था, मगर अब हर चीज ज्यादा खौफनाक लगती थी। दिन में 3 बार वो बंगले से शांति का बिना किसी हाव भाव वाला चेहरा और वो अजीब स्वाद वाला दूध का गिलास। पी लो इसे, वो हर बार एक ही अंदाज में कहती। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने फैसला किया कि आज मैं ये दूध नहीं पीऊंगी। शांति, आज मेरा पेट कुछ ठीक नहीं है, मैं ये नहीं पी सकती। शांति ने एक लम्हे के लिए मुझे घूर कर देखा। उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना हमदर्दी, सिर्फ ठंडी लकीरें थी। साहब को पता चला तो वो तुम्हारे पेट से पहले तुम्हारा दिमाग ठीक कर देंगे।
उसने मेरी गोद में खेलते मेरे बेटे की तरफ इशारा किया। और उसका सोचो, जिसका इलाज और खुराक अभी भी साहब की जिम्मेदारी पर है। चुपचाप पी लो। उसकी धमकी ने मेरी सारी हिम्मत खत्म कर दी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अपनी बेबसी पर आंसू पीते हुए वो गिलास मुंह से लगा लिया। आज मैं नहीं सोऊंगी। मैंने खुद से फैसला किया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जागती रहूंगी। मैं देखूंगी कि आखिर इस कमरे में होता क्या है। मैंने रमन साहब के बच्चे को गोद में लिया। मेरा अपना बेटा पास ही कालीन पर खिलौनों से खेलने लगा। मैंने बच्चे को दूध पिलाना शुरू किया। अब वही बेहोशी सी मुझ पर हमला करने लगी। मेरी पलकें शीशे की तरह भारी होने लगीं। नहीं पायल, जागती रहो। मैंने खुद को अंदर से चिल्लाया। मैंने अपने बाजू पर नाखून चुभाए, इतनी जोर से कि खाल पर निशान पड़ गए। मगर ये नींद इतनी गहरी और मीठी थी कि दर्द का एहसास भी धीमा पड़ गया। कमरा घूमने लगा। मुझे लगा जैसे मैं किसी गहरी खाई में गिर रही हूँ। आखिरी चीज जो मैंने देखी, मेरा बेटा था, जो खिलौने के पास ही कालीन पर लेटकर सो गया था। फिर अंधेरा। जागो, अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। एक जोरदार झटके से मेरी आंख खुली। मैं हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगी। शाम रात में ढल चुकी थी। कमरे में धीमी रोशनी थी। रमन साहब का बच्चा अपने बिस्तर में सुकून से सो रहा था और मेरा बेटा मेरे पैरों के पास कालीन पर पड़ा था। नहीं, मैं चीख पड़ी। मैं कितनी देर सोती रही। शांति दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर आज एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जिसमें तंज और नफरत भरी थी। क्या हुआ? फिर से सो गई? मैं हकलाई। मैं तो जागी थी। तुम सोई नहीं थी। तुम तो मदहोश थी। शांति ने जहरीले लहजे में कहा। क्या मतलब? वही मतलब जो तुम समझ रही हो। उसने मुझे कंधे से पकड़कर झंझोड़ा। तुम्हें क्या लगता है साहब तुम्हें मुफ्त में पाल रहे हैं? इस दूध के गिलास की कीमत वसूल की जाती है पायल। कैसी कीमत? मेरा दिल जैसे गले में अटक गया। शांति ने मुझे नफरत से देखा। मैंने बहुत औरतें देखी हैं, पर तुम जैसी मजबूर नहीं, जो अपने ही हाथों। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। भगवान के लिए शांति, साफ साफ बताओ मेरे साथ क्या होता है। मैं उसके आगे हाथ जोड़ने को तैयार थी। शांति एक कदम पीछे हटी। उसकी आंखों में एक लम्हे को खौफ चमका, जैसे उसने कोई राज फाश कर दिया हो। मुझे कुछ मत पूछो, बस इतना याद रखो, इस बंगले में जो औरत एक बार सो जाती है वो फिर कभी पूरी तरह जाग नहीं पाती। वो तेजी से मुड़ी और कमरे से निकल गई। दरवाजे से झांक कर बोली, और हाँ, साहब कल सुबह तुमसे मिलना चाहते हैं। कहते हैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं। परफॉर्मेंस? ये शब्द मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह लगा। मैं वहीं फर्श पर बैठ गई। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। एक माँ का किसी भूखे बच्चे को दूध पिलाना कब से परफॉर्मेंस के तौर पर गिना जाने लगा। शांति के शब्द मेरे कानों में जलती हुई सुइयों की तरह चुभ रहे थे। तुम जैसी मजबूर अपने ही हाथों। मैंने पागलों की तरह अपने कपड़ों को, अपने शरीर को देखा। कोई भी खरोंच नहीं, कोई निशान नहीं। तो फिर ऐसा क्या होता था उस बंद कमरे में जब मैं बेसुध सो रही होती थी? ये अनजानापन, ये बेखबरी किसी शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा तकलीफ दे रही थी। सबसे खौफनाक बात, मेरा बेटा भी उसी कमरे में मेरे साथ सो जाता था। वो भी नहीं नहीं। मैंने अपना सिर झटका। दूध तो मैं पीती थी, वो तो बस कमरे की भारी खामोशी में सो जाता होगा। मैंने खुद को तसल्ली दी, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। सुबह हो गई। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थीं। आज साहब से मुलाकात थी। शांति मुझे लेने आई। उसके चेहरे पर वही तंज भरी मुस्कुराहट थी। चलो, साहब बुला रहे हैं, और हाँ, जरा ढंग के कपड़े पहन कर आना। अपनी परफॉर्मेंस का इनाम जो लेना है। मैंने उसके तंज को नजरअंदाज किया और अपने बेहतरीन कपड़ों में उसके पीछे चल पड़ी। रमन साहब का ऑफिस उनके घर की तरह ही शानदार था। वो एक बड़ी सी टेबल के पीछे बैठे किसी फाइल पर नजर जमाए हुए थे। मैं एक मुजरिम की तरह सिर झुकाए खड़ी रही। उन्होंने मुझे 5 मिनट तक जानबूझकर नजरअंदाज किया। बैठो। आखिरकार उन्होंने फाइल बंद करते हुए कहा। मैं डरते डरते सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। पायल। उन्होंने मेरी आंखों में देखा। उनकी आंखें मुर्दा मछली की तरह बिना किसी भाव की थीं। मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से बहुत सुकून में हूँ। मेरा पूरा वजूद कांप गया। मेरा बेटा बहुत सेहतमंद हो रहा है। वो मुस्कुराए, मगर वो मुस्कुराहट उनकी आंखों तक नहीं पहुंची। लगता है तुम्हारा साथ उसे बहुत पसंद आ गया है। साहब मैं तो बस। ये लो। उन्होंने मेरी बात काटते हुए टेबल पर एक लिफाफा सरकाया। ये तुम्हारा इस महीने का मुआवजा है, बल्कि मेरी तरफ से इसे इनाम समझो। मैं कांपते हाथों से लिफाफा खोलने लगी। उसमें इतने नोट थे कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ नहीं देखे थे। साहब ये तो बहुत ज्यादा हैं। मेरी आवाज बैठ गई। अच्छी परफॉर्मेंस की अच्छी कीमत मिलती है पायल। उन्होंने फिर मेरी बात काट दी।
और आइंदा उस दूध के गिलास को पीने से इनकार मत करना। मेरा खून मेरी रगों में जम गया। उन्हें कैसे पता चला? आपको कैसे? वो ठंडे लहजे में हंसने लगा। इस बंगले में मेरी इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता पायल। शांति ने मुझे सब बता दिया था। वो कुर्सी से उठा और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। तुम्हारे लिए ही बेहतर है कि तुम वही करो जो तुम्हें कहा जा रहा है। मेरे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है और मुझे तुम्हारा। मेरे आदेश का पालन करना, समझी? मैं सिर्फ सिर हिला पाई। उसके लहजे में साफ तौर पर धमकी थी। वो सब जानता था कि दूध में क्या है, और ये भी कि मैं जानने लगी हूँ। मैं पत्थर बनी लिफाफा पकड़े उसके ऑफिस से निकली। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। ये पैसे मेरी मजबूरी की कीमत नहीं थे, ये मेरी आत्मा की शहादत की पहली किस्त थी। मिल गया ना? मैं बुरी तरह उछल पड़ी। शांति वहीं रास्ते में खड़ी मुझे ही देख रही थी। बधाई हो पायल, पहली कीमत वसूल हो गई। उसने तंज किया। मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने उसे बाजू से पकड़ा और कोने में ले गई। शांति, तुम्हें भगवान का वास्ता है, अब बस कर दो। मुझे बताओ कि इस बंगले में क्या होता है, मेरे साथ क्या होता है? शांति ने घबराकर इधर उधर देखा। अपनी आवाज नीचे रखो, दीवारों के भी कान हैं। मैं नहीं जाऊंगी जब तक तुम नहीं बताओगी। पागल हो गई हो क्या? उसने मुझे झटक दिया। उसकी आंखों में आज तंज नहीं, खौफ था। तुम मुझसे सच जानना चाहती हो तो सुनो, यहाँ से भाग जाओ। लेकिन कहाँ? कहीं भी। उसने मेरी बात काट दी। तुमसे पहले भी एक आई थी, वो भी बहुत सवाल करती थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कहाँ है वो अब? शांति की आंखें डर से फैल गईं। उसने धीरे से कहा, पता नहीं, एक सुबह बस गायब हो गई। साहब ने कहा अपने घर चली गई, लेकिन उसका पति आज तक उसे गली गली ढूंढ रहा है। उसने मेरे हाथ में पकड़े लिफाफे को देखा। ये पैसे लो और अपने बच्चे को उठाओ और भाग जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम भी गायब हो जाओ। चली जाओ, इससे पहले कि तुम भी गायब हो जाओ। शांति के ये शब्द मेरे क्वार्टर की खामोशी में किसी बम की तरह गूंज रहे थे। मैंने लिफाफे में बंद नोटों को देखा। ये मेरी खामोशी की कीमत थे, मेरी बेखबरी का इनाम। लेकिन उस औरत की कीमत क्या थी जो मुझसे पहले यहाँ थी और अब गायब थी? मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। मैंने अपने सोते हुए बेटे को देखा। भाग जाऊं, लेकिन कहाँ? मेरे मन में रमन साहब का चेहरा घूम गया। वो इंसान जो अस्पताल के स्टाफ को एक सेकंड में खरीद सकता था, जो जानता था कि मैं दूध पीने से मना करती हूँ, जिसकी आंखें मुझे बताती थी कि वो मेरी आत्मा तक देख सकता है। अगर मैं भागी तो वो मुझे ढूंढ लेगा। उसने शांति को बताया था कि उस गायब औरत का पति भी आज तक ढूंढ रहा है, यानी रमन उस पर भी नजर रखे हुए थे। नहीं, मैं नहीं भाग सकती। अगर मैं भागी तो पकड़ी जाऊंगी और फिर वो मेरा बेटा छीन लेगा या मुझे भी गायब कर देगा। इस एहसास ने मुझे जकड़ लिया। भागना मतलब मौत था, और यहाँ रहना धीमी मौत। मैंने पैसे उठाए और बिस्तर के नीचे छुपा दिए। ये पैसे आज़ादी का टिकट नहीं थे, ये मेरे खिलाफ सबूत थे। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, मुझे यहीं रहना था। उनकी आज्ञा माननी थी, हर रोज वो जहर का प्याला पीना था और जिंदा भी रहना था। अगली बार जब बंगले में जाने का वक्त आया, मेरे कदम बहुत भारी थे। दिल चाह रहा था कि जमीन में गड़ जाऊं, मगर जाना था। मैं बच्चे के कमरे में दाखिल हुई। शांति वहीं खड़ी थी, दूध का गिलास हाथ में लिए। मेरी नजरें उससे मिली। मैं उसके चेहरे में थोड़ी हमदर्दी, थोड़ी मदद तलाश रही थी। शांति, मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं बहुत डर गई हूँ। मैं भाग नहीं सकती। मुझे बताओ मैं क्या करूं? शांति ने एकदम पागलों की तरह इधर उधर देखा, जैसे दीवारों में से कोई उसे देख रहा हो। चुप! उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और कांप रहा था। पागल हो गई हो? मरवा दोगी मुझे? लेकिन तुमने ही तो कहा था। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरी बात काट दी। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। तुमने मुझे कुछ नहीं पूछा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, समझी? शांति, भगवान के लिए, मेरा भी एक परिवार है। पायल, वो लगभग रो पड़ी। मेरे भी बच्चे हैं, मैं उनको सड़क पर नहीं ला सकती। जो तुमसे कहा जाए बस वही करो। उसने जबरदस्ती गिलास मेरे हाथ में पकड़ाया। पी लो, और दोबारा इस बारे में बात मत करना। साहब को शक हो गया तो ना तुम रहोगी ना मैं। उस लम्हे में समझ गई मैं इस नरक में बिल्कुल अकेली थी। शांति मेरी शुभचिंतक नहीं थी, वो भी मेरी ही तरह कैदी थी, जो अपनी जान बचाने के लिए मेरी कुर्बानी देने को तैयार थी। मैं कपकपाते हाथों से गिलास मुंह तक ले गई। हर घूंट मेरे हलक में कांटे की तरह चुभ रहा था। वही हुआ, बेहोशी और फिर अंधेरा।
जब मैं जागी तो कमरे में रात का सन्नाटा था। मेरा सर चकरा रहा था। मैंने खुद को संभाला और अपने बेटे को गोद में उठाया। मगर आज मेरे दिल में डर नहीं था। डर की जगह एक ठंडे गुस्से ने ले ली थी। मैं गायब नहीं होंगी, मैंने खुद से कहा। मैं वो औरत नहीं बनूंगी जिसका पति उसे गलियों में ढूंढता फिरे। मैं अपने क्वार्टर में वापस आई। मैंने अपने बेटे को बिस्तर पर लिटाया। मैंने वो संदूक खोला जिसमें मेरा सारा सामान था। वो एक पुराना सूट और मेरा पुराना मोबाइल। शादी के बाद मेरे पति बड़ी मुश्किल से ये पुराना फोन मेरे लिए लाए थे। उसका कैमरा धुंधला था और बैटरी बड़ी मुश्किल से आधे घंटे चलती थी। मगर आज रात के अंधेरे में वो पुराना फोन मुझे दुनिया की सबसे कीमती चीज लगा। उन्हें सबूत चाहिए। मैंने फोन को मुट्ठी में भींच लिया। मैं उन्हें सबूत दूंगी। मैंने फैसला कर लिया था। अगली बार जब मैं उस कमरे में जाऊंगी तो मैं अकेली नहीं जाऊंगी। मेरा ये पुराना फोन मेरे साथ जाएगा। ये देखेगा कि मेरी बंद आंखों के पीछे मेरे शरीर और मेरी इज्जत के साथ क्या होता है। मेरा वो पुराना टूटा मोबाइल फोन अब मेरी आखिरी उम्मीद था। ये सिर्फ एक फोन नहीं, मेरी इज्जत था और उसका एकमात्र गवाह भी बनने वाला था। सबसे बड़ी मुश्किल थी फोन को चार्ज करने की। मेरे क्वार्टर में एक ही प्लग था जो बिल्कुल दरवाजे के सामने था। अगर शांति या कोई और नौकरानी अचानक आ जाती तो सब खत्म हो जाता। मैंने रात के अंधेरे का इंतजार किया। जब सारे बंगले में अंधेरा पसर गया, मैं फोन को चार्ज पर लगाकर अपने बिस्तर के गद्दे के नीचे छुपा दिया। हे भगवान, इतनी मोहलत दे दो कि ये आधा घंटा तो चल जाए, मैंने रोते हुए प्रार्थना की। अगली सुबह मेरा दिल मेरे गले में धड़क रहा था। मैंने फोन को अपने दुपट्टे में इस तरह छुपा लिया कि दिखे ना। मेरे कदम बंगले की तरफ बढ़ रहे थे, मगर मुझे लग रहा था जैसे मैं खुद अपनी मौत की तरफ जा रही हूँ। आज बहुत जल्दी आ गई तुम। मैं बच्चे के कमरे के दरवाजे पर ही रुक गई। शांति वहीं खड़ी थी। उसके हाथ में दूध का गिलास था। उसकी आंखें आज कुछ ज्यादा ही चौकन्नी थीं। वो बस बेटा जाग रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को काबू में रखा। उसने गिलास मेरी तरफ बढ़ाया। पता है, साहब आज बहुत अच्छे मूड में हैं। कह रहे थे पायल को जल्दी ही कोई बड़ा इनाम देंगे। मेरे हाथ जो गिलास पकड़ने के लिए उठे थे, हवा में ही रुक गए। बड़ा इनाम या आखिरी अंजाम? पी लो, उसने आदेश दिया। मैंने गिलास मुंह से लगाया, मगर मेरी नजरें कमरे का जायजा ले रही थीं। फोन कहाँ छुपाऊं? सामने किताबों की अलमारी? नहीं, बहुत दूर है। वो कोने में पड़ा खिलौना? क्या क्या देख रही हो? पी नहीं रही तुम? नहीं, बस दूध गर्म है। मैंने झूठ बोला। मैंने जल्दी जल्दी दूध के घूंट भरने शुरू कर दिए। मेरे पास वक्त नहीं था। शांति वहीं खड़ी मुझे देखती रही। पता है पायल, साहब को आदेश मानने वाले लोग बहुत पसंद हैं, जो सवाल नहीं करते, बस काम करते हैं। ये नसीहत थी या धमकी? जैसे ही मैंने गिलास खाली किया, मेरे सर में चक्कर आने लगे। नहीं, अभी नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे सफाई करनी है, शांति बोली और दरवाजे से बाहर निकल गई। शुक्र है। जैसे ही वो गई, मैंने कांपते हाथों से दुपट्टे में से फोन निकाला। मेरी उंगलियां काम नहीं कर रही थीं। मैंने बड़ी मुश्किल से रिकॉर्डिंग का बटन दबाया। अब उसे छुपाना था। सिर्फ कुछ सेकंड थे मेरे पास। मैंने फोन को सोफे के कुशन के पीछे सरका दिया, जहां मैं रोज बैठती थी। मैंने उसे ऐसे रखा कि पूरा सोफा और सामने का हिस्सा साफ दिखे। हे भगवान! मैं जल्दी से उठी, रमन साहब के बच्चे को बिस्तर से उठाया और वापस सोफे पर बैठ गई। मेरा अपना बेटा कालीन पर लेट चुका था। मैंने बच्चे को दूध पिलाना शुरू किया, लेकिन नींद मुझ पर हावी होने लगी। इतनी गहरी, इतनी तेज कि बयान करना मुश्किल है। मेरा दिमाग चिल्ला रहा था, जागती रहो, मगर मेरा शरीर जैसे जहर के असर में था। मुझे लगा मेरी आंखें पत्थर हो रही हैं। फोन रिकॉर्ड कर रहा था। बैटरी खत्म ना हो जाए, कोई अंदर ना आ जाए, मेरी आखिरी सोच यही थी। और फिर मैं गहरी खौफनाक नींद में गिर गई। ओह! मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। रात हो चुकी थी। मैं कहाँ हूँ? मैं सोफे पर ही बेहोश पड़ी थी। रमन साहब का बच्चा अपने बिस्तर पर था। मेरा बेटा कालीन पर सो रहा था। मैं एकदम हड़बड़ाकर उठी। मेरा सर घूम रहा था, मगर मुझे परवाह नहीं थी। मैंने सोफे के कुशन में हाथ मारा। कुछ नहीं। कहाँ गया? मेरी चीख निकल गई। मैंने दूसरा कुशन हटाया। वो वहां पड़ा था। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। उसकी स्क्रीन काली थी। मैंने पावर बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। मैंने बार बार दबाया, फोन नहीं चला। बैटरी खत्म हो चुकी थी। नहीं, मैं रो पड़ी। क्या फोन में कुछ भी रिकॉर्ड हुआ या सब बेकार था? मैं अंधेरे में फोन को सीने से लगाए बैठी थी कि अचानक दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई दी। कोई आ रहा था।
दरवाज़ा नहीं खुला। वो कदम दरवाजे की दूसरी तरफ रुक गए। मैंने सांस रोक ली, मुर्दा फ़ोन को सीने से दबा लिया। अंधेरे में मेरी आंखें फटी जा रही थीं। कई लम्हे जो सदियों जैसे भारी थे गुजर गए। फिर वो आहट वापस लौट गई। धीरे धीरे जो भी था वो जानता था कि मैं जाग रही हूँ। वो मुझे सुन रहा था। जैसे मैं उसे जैसे ही कदमों की आवाज़ राहदारी में दूर हुई, मैं खुद को घसीट कर उठी। मेरा बेटा अभी भी कालीन पर बेखबर सो रहा था। मैंने उसे कांपते हाथों से गोद में उठाया, फ़ोन को मजबूती से अपने दुपट्टे में लपेटा और कांपते कदमों से कमरे से बाहर आ गई। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं बस एक चीज़ जानती थी, मुझे अपने क्वार्टर वापस पहुंचना है। मुझे इस फ़ोन को चार्ज करना है। रात के उस पहर बंगले में सन्नाटा ऐसा था जैसे कोई शमशान हो। हर साया मुझ पर झपटने को तैयार लगता था। मैं दीवारों के साथ लगकर अपने बेटे को सीने से चिपकाए भागती हुई अपने क्वार्टर तक पहुंची। दरवाज़ा बंद करके मैंने कुंडी लगा दी। मैं हाँफ रही थी। मैंने जल्दी से अपने बच्चे को बिस्तर पर लिटाया और भागकर उस प्लग की तरफ गई जहां मैंने रात को फ़ोन चार्ज किया था। मैंने फ़ोन लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्क्रीन काली थी। नहीं, प्लीज़ खराब मत होना। मैंने उसे झंझोड़ा। भगवान के लिए चल जाओ। मैं वहीं फर्श पर बैठ गई, चार्ज के तार को पकड़कर स्क्रीन को देखते हुए। 5 मिनट, 10 मिनट गुजर गए। तभी फ़ोन की स्क्रीन पर हल्की सी रोशनी उभरी। बैटरी का निशान दिखने लगा। वो चार्ज हो रहा था। मैंने राहत की सांस ली। मैं वहीं और 15 मिनट बैठी रही। मेरा सब्र खत्म हो रहा था। आखिरकार मैंने हिम्मत की और पावर बटन दबाया। पुरानी सी रिंगटोन बजी और फ़ोन ऑन हुआ। मेरी उंगलियां कांप रही थीं। मैं सीधा गैलरी में गई। वहां एक वीडियो फाइल थी, सिर्फ 3 मिनट 14 सेकंड की। इतनी कम? क्या बैटरी इतनी जल्दी खत्म हो गई? मेरा दिल डूब गया। क्या उसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ भी होगा? मैंने कांपते अंगूठे से प्ले बटन दबाया। वीडियो शुरू हुआ। कैमरा सोफे के कुशन के पीछे से थोड़ा टेढ़ा लगा था। मैं खुद को देख सकती थी। मैं बच्चे को दूध पिला रही थी और फिर मेरा सिर ढुलक गया। मेरी आंखें बंद हो गईं। मैं सो गई। कमरे में खामोशी थी। सिर्फ मेरे बेटे के खिलौने से खेलने की हल्की आवाज आ रही थी। कुछ सेकंड बाद वो भी कालीन पर लेटकर सो गया। ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं। मैं मायूस होने लगी ही थी कि तभी अचानक वीडियो में दरवाज़ा खुला। मेरा खून जम गया। रमन साहब अंदर दाखिल हुए। उनकी चाल में कोई घबराहट नहीं थी। वो सीधा अपने सोते हुए बच्चे के पास गए, उसे देखा और फिर मेरी तरफ मुड़े। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़े हो गए, मेरे बेसुध वजूद को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए। फिर उसने वो किया जिसकी कल्पना मैं सपने में भी नहीं कर सकती थी। वो मुस्कुराया और अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला। उसने मेरे सोते हुए जिस्म की तस्वीरें ली। मेरी सांस अटक गई। फिर वो मुड़ा और अलमारी की तरफ गया। मैंने सोचा था फ़ोन छुपाने के लिए वो जगह काफ़ी दूर है, लेकिन उसने अलमारी का एक दराज खोला और एक छोटा सा काला कैमरा निकाला। उसने कैमरा ऑन किया और उसे किताबों के बीच ऐसे सेट किया कि उसका रुख सीधा मेरी तरफ था। वो इतने सुकून से ये सब कर रहा था जैसे कि रोज करता हो। फिर वो वापस मेरे पास आया। नहीं, भगवान के लिए मुझे हाथ मत लगाना। मैं अपने ही मोबाइल की स्क्रीन पर चिल्लाई, मगर वीडियो में मेरा शरीर बिल्कुल बेजान पड़ा था। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे चेहरे पर आए बाल हटाए। फिर उसने मेरा दुपट्टा कंधे से सरकाया। उसकी आंखों में गंदगी साफ दिखाई दे रही थी। मैं डर के मारे आंखें बंद कर चुकी थी। ये था वो घटिया काम। ये थी वो परफॉर्मेंस। मेरा दिल टूट गया। भगवान, मैं मर क्यों नहीं गई? जब मैंने दोबारा आंखें खोली, वीडियो में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी आत्मा तक मार दी। दरवाजा फिर से खुला। मैं समझी शायद वो जा चुका है, मगर नहीं। शांति अंदर आई। सब ठीक है साहब? उसने मुस्कुराते हुए धीमे से कहा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, सब तैयार है। रमन ने कमरे को देखते हुए कहा। आज का माल बेहतरीन है। वो तो है। शांति ने मुझे नफरत भरी नजरों से देखा। मजबूर जो लगती है। दोनों हंस पड़े। मैं फोन हाथ में लिए पत्थर बनी बैठी थी। शांति वही औरत जो मुझे भाग जाने की सलाह देती थी, वही औरत जो मुझे डराती थी, वो इस गंदे खेल में बराबर की भागीदार थी। उसकी धमकियां मुझे बचाने के लिए नहीं थीं, वो मुझे डराने के लिए थी, ताकि मैं सच जानने की हिम्मत ही ना कर सकूं। वीडियो के आखिरी सेकंड बचे थे। रमन साहब ने अपना फोन निकाला और बोले, वक्त हो गया है, ग्राहक इंतजार कर रहा है। और फिर स्क्रीन काली होने से पहले ही उनकी नजरें सीधा वहीं जा टिकी जहां मैंने अपना फोन छुपाया था। उन्होंने कुशन को घूरा और वीडियो खत्म हो गया। बैटरी खत्म हो गई थी। मेरा वजूद बर्फ हो गया। उसने मेरा फोन देख लिया था। हाँ, देख लिया था। ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये मेरी मौत का ऐलान था। मेरे हाथ से फोन छूटकर फर्श पर गिर पड़ा।
मैं वहीं ठंडे फर्श पर बैठ गई। मेरा दिमाग सुन्न था। वो जानता था कि मैंने उसकी करतूत रिकॉर्ड कर ली है। वो जानता था मेरे पास सबूत है। और वो दरवाजे के बाहर खड़ा था, मेरे जागने का इंतजार करते हुए। मैंने पागलों की तरह अपने सोते हुए बेटे को देखा। वो मुझे मार देगा, हमें दोनों को मार देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहली औरत को गायब किया था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, दांत बज रहे थे। भागो पायल भागो! अंदर से कोई चिल्लाया। मैं झपट कर फोन उठाया और दुपट्टे में ठूंस लिया। अपने बेटे को उठाने ही वाली थी कि धड़ाम, धड़ाधड़ दरवाजे पर इतनी जोर से दस्तक हुई कि लकड़ी तक हिल गई। ये कोई आम दस्तक नहीं थी, ये आदेश था। दरवाजा खोलो! ये शांति की आवाज थी, मगर आज उसकी आवाज में न बनावटी नरमी थी, न तंज। आज सिर्फ ठंडी नफरत थी। पायल, मुझे पता है तुम जाग रही हो। साहब बुला रहे हैं। मैंने बेटे को सीने से चिपका लिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं गार्ड बुलवा कर तुड़वा दूंगी, और अंजाम फिर तुम जानती हो। हाँ, मैं जानती थी। उनका अंजाम मेरा बच्चा था। वो उसे छीन लेंगे। मैं कांपते कदमों से दरवाजे तक गई, कुंडी खोली। शांति सामने खड़ी थी। उसके पीछे दो हट्टे कट्टे गार्ड खड़े थे। शांति ने मुझे देखा और चेहरे पर जीत भरी मुस्कान आई। तो देख ली वीडियो? उसने जहरीली आवाज में पूछा। कैसी लगी अपनी परफॉर्मेंस? तुम एक औरत होकर? मेरी आवाज टूट गई। मैं एक नौकर हूं पायल। उसने मेरी बात काट दी। और मैं अपने मालिक की वफादार हूं। साहब ने कहा था तुम कोई ना कोई बेवकूफी जरूर करोगी। वो तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहे थे। क्या मतलब? मतलब उन्हें कुशन के पीछे तुम्हारे फोन की स्क्रीन चमकती दिख गई थी। वहीं से। तुम खुद को बहुत चालाक समझती हो। साहब ने मुझे बाहर खड़ा कर दिया था, तुम्हारे जागने का इंतजार करने के लिए। मेरा खून जम गया। ये सब एक जाल था। लाओ, फोन मुझे दो। उसने हाथ बढ़ाया। नहीं। मैंने फोन को मजबूती से पकड़ लिया। ये मेरा सबूत है। मैं पुलिस के पास जाऊंगी। शांति जोर से हंसी। पुलिस? कौन सी पुलिस? वही पुलिस जिसे साहब हर महीने पैसे खिलाते हैं। पागल लड़की! शायद वो तरस खाकर तुम्हारे बच्चे को भी तुम्हारे साथ गायब कर देंगे। ये धमकी आखिरी कील थी। ठीक है। मैंने हार मानने का नाटक किया। मेरी आंखें पीछे की छोटी खिड़की पर थीं। मैं फोन देती हूँ, बस मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाना। पायल! शांति चिल्लाई। लेकिन तब तक मैं मुड़ चुकी थी। मैंने दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया और अंदर से कुंडी चढ़ा दी। बेवकूफ लड़की, दरवाजा तोड़ दो! शांति बाहर से चिल्लाई। गार्ड दरवाजे पर धक्के मारने लगे। मेरे पास सिर्फ कुछ सेकंड थे। मैं भागकर छोटी खिड़की तक पहुंची। वो बहुत ऊंची थी और उस पर जाली लगी थी। हे भगवान, मदद करो! दरवाजे पर पड़ने वाला हर झटका मेरे दिल पर लग रहा था। मैंने पास पड़ी कुर्सी उठाई और खिड़की के शीशे पर पूरी ताकत से दे मारी। शीशा चकनाचूर हो गया, पर जाली वहीं की वहीं। पकड़ो, वो भाग रही है! शांति की आवाज गूंजी। मैंने अपने बच्चे को एक लम्हे के लिए नीचे बिठाया, फोन उसके कपड़ों में रखा और टूटी खिड़की से जाली को खींचना शुरू किया। मेरे हाथ शीशे से कट गए। खून बहने लगा, लेकिन दर्द का एहसास तक नहीं हो रहा था। कड़ाक! दरवाजा टूट गया। शांति और गार्ड अंदर आए। मैंने एक आखिरी चीख मारी और जंजीर को उखाड़ फेंका। मैंने अपने बेटे को उठाया। उसने सीने से लगाया और अंधेरी सुरंग से बाहर रात के अंधेरे में छलांग लगा दी। मैं सख्त जमीन पर गिरी। मेरे घुटने छिल गए, मगर मैं उठी। पकड़ो इसे! किसी ने चिल्लाया। मैं अपनी जिंदगी के लिए भाग रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस भाग रही थी। मेरे कानों में उनकी चीखें और मेरे बेटे के रोने की आवाज गूंज रही थी। मैं गंदी नाली से गुजरी, कटीली झाड़ियों को चीरती हुई आगे बढ़ती रही। दौड़ते दौड़ते काफी देर बाद जब मुझे लगा कि मेरे पैर फट जाएंगे, मैं एक सड़क पर पहुंची और वहीं गिर पड़ी। हाँफ रही थी। तभी मुझे एक बोर्ड दिखा। धुंधली रोशनी में लिखा था, औरतों का आश्रम केंद्र। मैंने अपने अंदर की बची कुची आखिरी उम्मीद जुटाई। मैं लंगड़ाती हुई उसके दरवाजे तक पहुंची और उसे पीटना शुरू किया। एक औरत ने दरवाजा खोला। उसने मेरे खून से सने हाथ, फटे कपड़े और रोते हुए बच्चे को देखकर दंग होकर कहा, हे भगवान! मैं उसके पैरों में गिर गई। मेरी मदद करो, वो मुझे मार डालेंगे। कौन? क्या हुआ तुम्हारे साथ? उसने मुझे सहारा दिया। मैंने कांपते हाथों से अपने दुपट्टे में छिपाया हुआ फोन निकाला। इसमें सबूत है। मैंने फोन उसके हाथ में पकड़ा दिया और वहीं आश्रम की दहलीज पर बेहोश हो गई। मेरी आंखें एक साफ सुथरे अस्पताल के बिस्तर पर खुली। मेरे बाजू पर पट्टी बंधी थी और कटे हुए हाथों पर मरहम लगा था। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं फिर उसी जगह वापस आ गई हूँ।
मेरा बेटा। मैं घबरा कर उठी। यहाँ है वही औरत जिसका नाम बाद में मुझे रागिनी पता चला। मेरे बेटे को गोद में लिए बैठी थी। मेरा बच्चा सुकून से सो रहा था। तुम सुरक्षित हो पायल, रागिनी ने नरमी से कहा। तुम अकेली नहीं हो, वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे। मैं जहाँ थी वो बहुत ताकतवर हैं, वो मुझे मार डालेंगे। हम भी कमजोर नहीं हैं। रागिनी की आंखों में फौलादी चमक थी। तुम्हारा सबूत, वो वीडियो हमने देख लिया है। ये सिर्फ एक आदमी का जुर्म नहीं, पूरा नेटवर्क है। मैं रोते हुए सब बताती चली गई। शांति का धोखा, वो गायब होने वाली औरतें, रोज का जहर और वो कस्टमर जिसका जिक्र रमन ने किया था। रागिनी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अब तुम आराम करो, हमारे लोग इस पर काम कर रहे हैं। वो तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। लेकिन मैं गलत थी। अगले दिन जब मैं आश्रम के सुरक्षित कमरे में बैठी थी, बाहर अचानक शोर मच गया। हमें तलाशी लेनी है। एक पुलिस वाले की कड़कती आवाज आई। हमें सूचना मिली है कि एक मुजरिम औरत पायल यहाँ छुपी है। ये सुनकर मेरा खून ठंडा हो गया। किस जुर्म में? रागिनी ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। उसने अपने मालिक रमन साहब के घर से चोरी की है और उनके बच्चे को अगवा करने की कोशिश की। पुलिस वाले ने कहा। मैं सदमे में थी। उसने उल्टा मुझे ही अपराधी बना दिया था। आप बिना वारंट के अंदर नहीं आ सकते, रागिनी ने सख्ती से कहा। हमें वारंट की जरूरत नहीं है, हटो रास्ते से। नहीं, मैं कमरे से निकलकर चिल्लाई। ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। वो मेरा यही है। इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ इशारा किया। पकड़ लो इसे। पर इससे पहले कि वो बढ़ते, रागिनी ने मेरा फोन हवा में उठाकर कहा, इससे पहले इसे छुओ। ये देख लो इंस्पेक्टर, इसमें तुम्हारे साहब की वो हरकत है जो तुम्हें भी हथकड़ी लगवा सकती है। क्या तुम भी इस गंदे खेल में शामिल हो? इंस्पेक्टर एक पल को रुक गया। हमारे लोग हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर चुके हैं, रागिनी ने ठंडे लहजे में कहा। अब ये मामला तुम्हारे थाने का नहीं रहा, वापस जाओ। अपने साहब से कहो खेल खत्म हो गया। पुलिस वाले एक दूसरे को देखते रह गए। उन्हें समझ आ गया था कि ये कोई अकेली बेबस औरत नहीं, इसके पीछे पूरा संस्थान खड़ा है। वो वापस चले गए। उसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। रजत ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मुझे पागल साबित करने की कोशिश की, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, मुझे खरीदना चाहा। लेकिन मेरे फोन में मौजूद वो 3 मिनट का वीडियो उसके लाखों करोड़ों पर भारी था। केस अदालत में चला। मैं कटघरे में खड़ी थी। सामने रजत अपने महंगे सूट में बैठा मुझे घूर रहा था। शांति भी थी, सर झुकाए, जैसे वो मुझे जानती ही नहीं। रजत के वकील ने चिल्लाकर कहा, ये औरत ब्लैकमेलर है। इसने मेरे क्लाइंट को फंसाने के लिए जाली वीडियो बनाया है। हमारे वकील ने मुस्कुराकर कहा, तो आपकी क्लाइंट शांति देवी भी वीडियो में मौजूद हैं? क्या वो भी जाली हैं? शांति पागलों की तरह कांप उठी। वीडियो अदालत के बड़े पर्दे पर चला। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। रजत का चेहरा सफेद पड़ गया। शांति फूट फूट कर रोने लगी। ये सब साहब ने किया। मैं तो मजबूरी में थी। मेरे बच्चों को मारने की धमकी दी थी। झूठ। मैंने अदालत में पहली बार चिल्लाकर कहा, ये बराबर की शामिल थी। ये मुझे हर रोज जहर देती थी। ये सब जानती थी, सब। जज ने हथौड़ा मारा। खामोश। कुछ ही सुनवाइयों के बाद अदालत ने फैसला सुना दिया। रजत को ना सिर्फ अत्याचार के लिए बल्कि औरतों की वीडियो बनाकर बेचने वाले नेटवर्क चलाने के जुर्म में दोषी ठहराया गया। शांति को झूठी गवाही, धोखाधड़ी और अपराध में साथ देने के लिए सजा मिली। अदालत से बाहर निकलते ही मैंने पहली बार अपने सीने से एक भारी पत्थर उतरते महसूस किया। मैं आजाद थी। इसके बाद मैं अपने बच्चे के साथ उसी एनजीओ सहारा की मदद से एक संस्थान में रहने लगी। वही संस्थान जिसने मेरा बच्चा पाला, उसके सारे खर्चे उठाए। मेरा बेटा आज एक काबिल इंसान बन चुका है। आज मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझसे छीना गया था, इज्जत, सुकून और एक मकसद। अब मैं उसी तरह के केंद्र चलाती हूँ जो मेरे बेटे की कमाई से चलता है, जहाँ किसी भी औरत को मजबूरी के अंधेरे में धकेला नहीं जा सकता। मैं अब अधेड़ उम्र की हूँ, लेकिन आज भी वो हादसा नहीं भूली। वो रातें, वो बेहोशी, वो जहर का गिलास और शांति की आखिरी चीख, वो सब मुझे हमेशा याद दिलाता है कि एक मजबूर औरत से ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है, अगर वो लड़ने का फैसला कर ले। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।